नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जब हम सब मिलकर ओलंपिक के गेम्स का इंतजार कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को चीयर्स करने की तैयारी कर रहे हैं, मेडल की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, मैं आपको एक ऐसी खिलाड़ी से मिलवाऊंगा जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो लड़की जिसने गोल्ड मेडल जीता, चैंपियन बनी, लेकिन आज 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। पिछले साल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की चैंपियन बनने वाली सुनीता दूसरों के घरों में बर्तन धोने को मजबूर है। जिस प्लेयर को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्पेशल डाइट मिलनी चाहिए, वो दूसरों के लिए रोटियां पकाती है। जिस चैंपियन को जिम में ट्रेनिंग करनी चाहिए, वो 500 रोज की दिहाड़ी पर काम करती है। मैं पहले आपको बताता हूं सुनीता के ख्वाब के बारे में, सुनीता के टैलेंट के बारे में, और फिर आपको बताऊंगा सुनीता के बस से बदतर हालात के बारे में। सुनीता का सपना है स्पोर्ट्स में नाम कमाना। उसका ख्वाब था वर्ल्ड चैंपियन बनना। पिछले साल सुनीता ने बैंकॉक में हुए स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। महज 3 साल में अलग अलग कॉम्पिटिशन में करीब 20 मेडल जीते। जब बैंकॉक में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन की बारी आई तो वहां जाने के लिए सुनीता के पास पैसे नहीं थे। गरीब परिवार की बच्ची है। सुनीता के पिता ने अपनी बेटी का दिल नहीं टूटने दिया। 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर बेटी को बैंकॉक में हुए स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन में भेजा। और यह पिछले साल की बात है। पिता ने लोकल लोगों से हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया था और सुनीता ने गोल्ड मेडल जीतकर अपना सपना पूरा किया। अपने पिता को चैंपियन का पिता होने का गौरव दिया, देश का मान बढ़ाया, तिरंगे को फहराया। उसे लगता था चैंपियन बनने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, उसे भी बहुत सारे इनाम मिलेंगे, सरकार से मदद मिलेगी। लेकिन उल्टा हुआ। सुनीता के पास तो लोन का इंटरेस्ट चुकाने के पैसे भी नहीं थे। और फिर कोरोना का कहर आया। लॉकडाउन की वजह से पिता को मिलने वाली मजदूरी भी बंद हो गई। मां को जो राह सा काम मिलता था वो भी बंद हो गया। पिता कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन बैंकॉक जाने के लिए जो लोन लिया था उसके ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा था। लोग पैसे वापस मांगने लगे थे। मजबूरी में अब सुनीता भी अपने माता पिता के साथ मजदूरी करने जाती है। मजबूरी में शादियों में रोटियां बेलती है, बर्तन धोती है और बदले में 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। जब मुझे सुनीता के हालात के बारे में खबर मिली तो मैंने अपने संवाददाता पवन नारा को सुनीता के गांव भेजा। पवन नारा ने सुनीता से बात की। मैं आपको उनकी बात सुनाऊं इससे पहले आपको सुनीता के घर के हाल दिखाना चाहता हूं। घर देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस परिवार की माली हालत कैसी है। घर में अलमीरा नहीं है, कपड़े यहाँ एक डंडे पर टांगे गए हैं। यहाँ बर्तन है, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो आप देख रहे हैं ये खाली हो गया है क्योंकि अभी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऐसे है। ये कुछ बर्तन रखे हैं। घर की हालत अगर आप देखेंगे, एक सिलेंडर, आटा और चूल्हा ज़रूर है, लेकिन चूल्हे के नॉब गायब हैं और याद नहीं इस्तेमाल होता है मैम या खाली हो गया है। सिलेंडर खाली है, भरवाने की हिम्मत नहीं है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनाज को रखने के लिए 2 कंटेनर हैं, अनाज रखें। यहाँ ऊपर भी कुछ सुनीता के ही मेडल्स रखे हैं। बाहर से अगर मैं घर की हालत दिखाऊं तो ये घर पंचायती ज़मीन पर बना हुआ घर है और इस घर की हालत कुछ ऐसी है। 2 कमरे हैं, एक कमरे में परिवार रहता है, दूसरे कमरे में भी परिवार रहता है। हालत ये है और ये घर भी खुद की ज़मीन पर नहीं है। इतने सीमित संसाधनों के बावजूद पिता मजदूर हैं, माँ मजदूर हैं, ज़मीन नहीं है, उसके बावजूद पावर लिफ्टिंग में सुनीता ने राष्ट्रीय स्तर का लेवल छुआ है, 4th और 5th पोजीशन हासिल की है। और पिछले 2 साल लॉकडाउन में हालत बुरी रही है। लॉकडाउन से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? जी, असर तो बहुत बुरा पड़ा क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती और मजदूरी भी इतनी मिल रही है क्योंकि शादी भी थोड़े आदमी ऐसे हो रही है, तो लगभग बुरी ही है सर। तो आगे बढ़ने के लिए सुनीता के पास 2 विकल्प थे, एक खेल की मेहनत, एक मजदूरी की मेहनत। और अब जब महामारी आई है
तो ये दोनों ही विकल्प धूमिल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि खेल की प्रैक्टिस भी लॉकडाउन की वजह से नहीं चल रही है और मजदूरी भी लॉकडाउन की वजह से नहीं चल रही है। अधिकारी बहुत से तर्क दे सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करती हैं, ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, लेकिन पावर लिफ्टिंग में भी इनका प्रदर्शन 4th और 5th रैंक नेशनल लेवल पर रहा है। इन्हें अगर नौकरी नहीं तो कम से कम आगे इंप्रूवमेंट के लिए वजीफा तो मिल सकता है। आपने घर के हालात देखे। जिस परिवार के पास अपना घर नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, गांव वालों की पंचायत ने घर बनाकर दिया, उस परिवार ने अपनी बेटी को न सिर्फ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि कर्ज लेकर बेटी को खेलने के लिए विदेश भेजा। सुनीता ने भी घर वालों को निराश नहीं किया। जून 2018 में उन्होंने 52 किलो वर्ग में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर अपना सफर शुरू किया। इसके बाद नॉर्थ इंडिया नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी गोल्ड मेडल जीतकर घर, शहर, राज्य और देश का नाम रोशन किया। हालांकि सुनीता पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग दोनों खेलती हैं, लेकिन ज्यादा कामयाबी उन्हें स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनीता को अब तक सरकारी मदद क्यों नहीं मिली। दरअसल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया है और सरकार उन्हीं खिलाड़ियों को सपोर्ट करती है जिन्होंने ओलंपिक स्पोर्ट में कामयाबी हासिल की हो। तो ये बात सुनीता जानती हैं, इसलिए वो पावर लिफ्टिंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें भी 4th और 5th प्लेस में रही हैं, जैसा पवन नारा बता रहे थे। सुनीता को आज भी उम्मीद है उन्हें कभी तो कामयाबी मिलेगी, कभी तो उन्हें मदद मिलेगी। सुनीता को मालूम है कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग ओलंपिक में शामिल नहीं है, तो उसने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में करियर क्यों चुना, तो यह सवाल मेरे मन में भी था। सुनीता ने बताया कि वेट लिफ्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना काफी मुश्किल है, इसमें काफी खर्चा होता है। वेट लिफ्टिंग के लिए डाइट भी जबरदस्त होनी चाहिए और उसके लिए उसके परिवार के पास इनफ पैसे नहीं थे। आज भी सुनीता को सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाकर काम चलाना पड़ता है। तो आपको ये कैसे पता चला कि इस गेम की तरफ क्यों गए आप? वेट लिफ्टिंग जो कि एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है, उसकी तरफ क्यों नहीं गए? उसमें सर जी खर्च ज्यादा होता है, डाइट चार्ट उसकी हैवी है, उसके लिए मैं खर्च नहीं उठा पा रही थी, इसलिए। तो आपने सोचा कि खेल भी लूं और घर की माली हालत पे भी ज्यादा असर ना पड़े। हाँ जी सर। तो अभी तक कोई मदद मिल पाई? आप बैंकॉक गए थे, वो कैसे पहुंचे थे? बैंकॉक जो आप गए थे इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो कैसे गए? वो सर घर वालों ने कर्ज लेके दिया था, सोचा कि खेलने के बाद आएगी तो शायद कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए सर। वहां से आप मेडल जीत के आए? हाँ जी सर। तो फिर कोई मदद मिली? नहीं सर। तो आप जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? सर 1-2 बार गए थे तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। क्या कहा? यही कि हम आएंगे करेंगे, ऐसे सुनने को मिला। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया आपने, जो खिलाड़ियों को मिलती है पावर लिफ्टिंग के तहत स्कॉलरशिप मिलती है? हाँ जी सर, गई थी मैं अपने रोहतक के स्टेडियम में, फॉर्म भी भरे थे लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं सर। अब सुनीता का एक सपना है, ओलंपिक में गोल्ड जीतना, हाथ में तिरंगा थामना, और बेटी के सपने को पूरा करने के लिए परिवार आज भी पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है। लाख मजबूरियां हैं, गरीबी है, तकलीफ है, लेकिन पिता मां तैयार हैं। बेटी को बैंकॉक भेजने के लिए जो 1.5 लाख कर्ज लिया था वो अभी उतरा नहीं है, लेकिन सुनीता के पिता कह रहे हैं कि वो और मेहनत करेंगे और कमाएंगे, लेकिन बेटी को खेल छोड़ने नहीं देंगे, मेहनत मजदूरी और करेंगे। 1.5 लाख लिया था जी। और लौटा पाए? ना जी, कि मैं लुटा दिया कि मैं रहा अभी भी कर्ज बाकी है? हाँ जी। तो किसी मदद नहीं मिली? जब ये बैंकॉक के लिए सेलेक्ट हुई तो किसी से मदद मांगी थी आपने? ना जी, कोई मदद नहीं मिली अपना। नहीं मिली? नहीं मिली। तो आगे खेल जारी रख पाएगी गुड़िया या छोड़ना पड़ेगा? रखेंगे, जारी रखेंगे। कैसे जी? इब लोग करवा तो मजदूरी करांगे, अपनी थोड़ी ना घबरावांगे, खेल खिलावांगे, पढ़ान दानी। तो इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है, कह रहे हैं कि भले ही मदद नहीं मिली, भले ही कर्ज हो गया, लेकिन गुड़िया अगर आगे खेलेगी तो और भी खिलाएंगे, तो खेलेंगे कूदेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इस तरह की बात बाबा कर रहे हैं। पवन नारा ने सुनीता के घर के हालात दिखाए, सुनीता से बात की, उसके पिता से बात की, लेकिन मैं आपको इस चैंपियन की कहानी, इस चैंपियन की जुबानी सुनवाना चाहता हूं। सुनीता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं, रोहतक से हमारे साथ हैं। सुनीता, मैंने सारी आपकी बात सुनी, वीडियो भी देखा, आपकी तकलीफ भी देखी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब क्या चाहती हैं आप?
जी सर। हाँ सुनीता, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अब आपका एक सपना है, आप कुछ करना हाँ जी चाहती सर, हैं, बनना हाँ जी। चाहती हैं, तो हाँ आप जी। मुझे बताएंगे कि क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? इतनी तकलीफ, इतना स्ट्रगल उसके बाद भी? जी सर, बस यही चाहती हूँ कि मेरा गेम अच्छे से कंटिन्यू हो जाए और घर के आर्थिक हालात सुधर जाएं। सुनीता, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, वो मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। जी सर। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये जो बात है, आपकी जो पूरी कहानी है, उन तक पहुंचाएं। और मैं अपने न्यूज़ रूम से अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कोशिश करें कि हम अगर किरण रिजिजू को अभी हम लाइव कांटेक्ट कर सकें, और जब तक उनसे कांटेक्ट हो, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि आपने किस किस तरह की तकलीफ देखी, किस तरह से, जैसे आप बैंकॉक में गई, आपने वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप हासिल की, तो वो दिन, वो पल आपको याद होगा? जी सर। जी सर, याद है सर, क्योंकि सर उस टाइम पे मेरे को मेडल पहना गया था, मेरे हाथों में अपने देश का झंडा था। क्या महसूस और हो रहा था उस साथ समय? में जो अपने पड़ोसी थे। जी सर। क्या महसूस हो रहा था जब आपके हाथ में देश का झंडा था, आपको गोल्ड मेडल मिला, चैंपियनशिप मिली? महसूस तो सर अपने आप पे, मम्मी पापा पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था सर, मेरे कोच पे जो मुझे वहाँ तक लेके गए। और जब वापस आई तो आपको लगा कि अब तो वो कुछ बहुत पैसे मिल जाएंगे, बड़ा नाम हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा लग रहा था? जी सर, उम्मीद तो थी सर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब क्योंकि गांव वालों ने स्वागत किया था, जी, तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बड़ी हेल्प की थी, उसके बाद तो किसी ने कुछ पूछा नहीं आके। अच्छा, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे देश के, किरण रिजिजू, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी सर। हमने कोशिश की और देखिए अच्छा हुआ, किस्मत से उनके पास वक्त था। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत थैंक यू वेरी मच, इतने शॉर्ट नोटिस पर आप जुड़े। सुनीता हमारे साथ में है, इनकी कहानी मैंने आपको बताई थी, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसे प्लेयर्स की मदद नहीं हो पाती, कैसे आपकी नजर से रह जाते हैं ये? सबसे पहले तो आपके माध्यम से सुनीता के बारे में कहने के लिए आपने मुझे निमंत्रण दिया, और आपके चैनल के माध्यम से उनसे मैं बात भी अभी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, खेल मंत्री होने के नाते मेरे लिए हर खेल अजीज़ है। कोई भी खेल हो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई खेल छोटा, कोई खेल बड़ा, मेरे लिए ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार का और संविधान में ऐसा कुछ व्यवस्था बनाया हुआ है जिसके तहत हमको काम करना पड़ता है। तो खेल एक राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपना एक पॉलिसी बना सकते हैं और केंद्र सरकार उसको मदद करती है। जो आपके माध्यम से मुझे जो खबर मिला है, सुनीता का जो स्पोर्ट्स है वो एशियन गेम्स या ओलंपिक्स का स्पोर्ट्स नहीं है। तो जो ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं होते हैं तो उसका फंडिंग केंद्र सरकार नहीं देता है। अगर राज्य सरकार अपने तरह से दे सकते हैं तो वो देते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं खेल मंत्री बना था इस देश का, तो पहले ही महीने में बेंगलोर से एक पावर लिफ्टिंग प्लेयर, उसका एक इशू आया, तो मैंने लगभग 10 लाख रुपया, शायद 10 या 15 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया। मैंने सैंक्शन कर दिया, लेकिन बाद में मेरे अधिकारी और फाइनेंस वाला ने उसको रोक दिया, क्योंकि वो नियम के तहत नहीं आते हैं और पावर लिफ्टिंग जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, इसलिए हम फंड नहीं कर सकते। तो मेरे चाहने पर भी नियम के तहत हमारे अधिकारी और फाइनेंस वाले नहीं कर पाया। तो इस तरीके से सारा प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन मैं रजत जी, आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भले ही ये ओलंपिक स्पोर्ट्स ना हो, लेकिन इस बहन का जो दुख भरी कहानी मैंने सुना है, तो उसके लिए मैं दूसरे तरीके से कुछ मदद करने का कोशिश करूंगा। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे कार्यालय में आप आइए, शायद हरियाणा की है,
जी। तो ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं गाइड भी करूँगा, मेरा अधिकारियों को कहूँगा कि इसको ऐसा तरीके से गाइड कराए कि जो स्पोर्ट्स या तो वो ओलंपिक स्पोर्ट्स हो, या अगर वो ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं भी हो तो भी हम दूसरे तरीके से कुछ मदद कर सकें, उसका मैं व्यवस्था जरूर करूँगा। बहुत अच्छा लगा मेरे आप इतनी बात सुन करके। सुनीता, किरण रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैंने आपको बताया था, वो उन्हीं की बात आप सुन रही हैं, तो वो भी साथ हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं, उनसे कुछ कह सकती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं किरण जी से? जी हेलो सर। हाँ जी, बताइए सुनीता, आप क्या सर, मुझे नमस्ते। कहना चाहते हैं? मैं हाँ जी, नमस्ते जी। सर, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि जो बंदा वेट लिफ्टिंग करने में असमर्थ हो और जो पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कर रहा है, तो सर इन गेमों को ये समानता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें भी तो उतना स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी ये ना बात आपने वुशु बिल्कुल है, सही कही। जूडो है, कराटे हैं, ये चीजें भी सर, कोई भी गेम हुआ, मेहनत बंदा दुगनी करता है, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होता सर। बात तो ठीक है आपकी। हाँ, ये बात आपने सही कही, इसलिए मैंने शुरू में कहा मेरे लिए निजी तौर पर सब खेल प्रिय है, हर खेल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे कि हमारा कबड्डी, हम चाह के भी ओलंपिक में नहीं डाल पा रहे। अभी मैं खेल मंत्री होने के बाद मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि कबड्डी ओलंपिक्स में चले जाए। तो हमारे चाहने से नहीं होते, हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा स्पोर्ट्स ओलंपिक में होगा, एशियन गेम्स में होगा, ये भारत का खेल मंत्री तय नहीं करते हैं। क्योंकि जो ओलंपिक होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, वो सरकार नहीं चलाते हैं, वो संघ चलाते हैं, खेल का संघ होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होता है, वो उस स्तर पर तय करते हैं। कौन सा खेल को मान्यता देना नहीं देना वो सरकार तय नहीं करता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हमारे भारतीय खेल को भी प्रोत्साहन मिले और उसको भी आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका रिकॉग्निशन हो, मान्यता हो, ये मेरा कोशिश है। लेकिन उसका निर्णय सरकार नहीं करती है, उसका निर्णय खेल संघ करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जी स्तर सर। पर वो जो ओलंपिक कमेटी होते हैं वो करते हैं। तो सुनीता जी, ये जो फैसले हैं ये तो क्योंकि ओलंपिक हमें संघ भी तो करता है। उतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जी सर। हाँ, नहीं, आपकी बात सही है, और आपका जो लेकिन हम स्ट्रगल चाहते है हैं सर कि वो स्ट्रगल आपका देख रहे हैं हम जी। लोग, और वही बताया है। तो किस तरह की मदद आप चाहती हैं, ये अगर बताएं तो कुछ कर सकेंगे मंत्री जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर मदद तो सुनीता यही से। चाह रहे थे कि जी सर। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं, आप और बाकी खेल कुछ खेलते हैं क्या, जो हमारा नेशनल गेम्स में या एशियन गेम्स या ओलंपिक का कोई भी इस तरह का कोई रिकॉग्नाइज खेल आप खेलते हैं क्या? हाँ जी तो वो सर, भी अच्छी बात है, सेपक मैंने टकरा आपको पहले गेम कह है। चुका हूं कि आप मेरे पास आ सकते हैं। जी सर। जी सर, सेपक टकरा गेम है सर। मैं वहाँ पे एकेडमी में कभी कभार टाइम हाँ। निकाल के जाती हूँ, वहाँ पे भी मैंने खेला है, डिस्ट्रिक्ट खेला है, स्टेट खेला है, और नेशनल में भी अभी अच्छा है ना, गई सीपक थी, टकरो पिछले साल में 1 मार्च को बीकानेर में हुए थे। हमारा भारत के टीम ने सीपक टकरो में जो 2018 में एशियन गेम्स हुआ जी। था उसमें हम ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, उसमें लड़कियों ने। तो सीपक टकरो जी, आप हाँ खेल जी सकते सर। हैं अगर आप, ये हाँ एशियन जी। गेम्स है, ओलंपिक में नहीं है सीपक टकरो, लेकिन एशियन गेम्स में उसका हम सहायता कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप मुझे मिलेंगे लेकिन तो सर- मैं जरूर रास्ता ढूंढूंगा कि आपके लिए कुछ करूंगा। जी सर। हाँ, जी कहिए, सर। आप कुछ कहना क्योंकि चाह रही सर हैं? इंसान गेम वही करता है जिसमें उसकी रुचि होती है, रुचि के अनुसार ही तो बंदा गेम करेगा सर। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। हाँ, लेकिन तय तो हम लोग नहीं करते हैं ना। आप जो गेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेलते हैं तो गांव में अगर खेलते हैं तो जरूर खेलना चाहिए, गांव वाला सपोर्ट कर सकते हैं राज्य सरकार भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में उसको मान्यता नहीं है, भारत सरकार भी क्रिकेट का कोई मान्यता नहीं है। हम क्रिकेट को, हमारे मंत्रालय में नहीं आते हैं, लेकिन लोग क्रिकेट देखते हैं तो पैसे आते हैं उसके पास में। किरण जी, पहले ऐसे मौके आए होंगे आपके पास में जब ऐसे स्पोर्ट्स जो रिकॉग्नाइज नहीं है उनके लोगों को मदद करने की कोशिश की गई हो?
नहीं, मेरे पास में इस तरह का बहुत सारे केसेस आए हैं रजत जी। मैं इस कार्यक्रम का मौका उठाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल लगभग मैं एक दिन में कम से कम 4-5 केसेस में फैसला करता हूँ जो पूर्व खिलाड़ी जो एक ज़माने में भारत के लिए खेल चुके हैं, चाहे हॉकी हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे जैवलिन थ्रो हो, कोई भी गेम भारत के लिए खेल चुका है, चाहे मेडल मिले ना मिले, लेकिन उसको मैं वित्तीय सहायता दे रहा हूँ। क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत में खेल का एक माहौल बनना चाहिए। तो खेल का माहौल तभी बनेगा जब खिलाड़ियों को पूरी तरह से हम समर्थन करेंगे। तो पहले ये नियम नहीं था, पहले तो आप ओलंपिक मेडल जीतेंगे, ये एशियन गेम्स मेडल जीतेंगे या अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतेंगे, तभी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। तो हमने ये नियम को भी हटा दिया है। अब हमने ये कर रहा है कि जो भी भारत खेल चुके हैं, जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है, हम वित्तीय सहायता उसको देते हैं। तो इस तरह का तमाम प्रकार का मदद हमने देना शुरू किया। लेकिन इस बीच में कई सारे ऐसे प्लेयर्स भी आते हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसके लिए कोई रास्ता ढूंढें, या राज्य सरकारों को कहता हूं कि आपके तरफ से कुछ हो तो आप जरूर मदद कीजिए। वरना तो हमारे पास तो आप जानते ही हैं 135 करोड़ का देश में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स पे अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो भारत सरकार तो सबको नहीं देख पाते हैं, तो राज्य सरकार को भी सामने में आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सुनीता, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सपने देखना बिल्कुल बंद मत करिए, अपने ख्वाब पूरा करिए और हम आपकी मदद करेंगे। पवन नारा जो हमारे संवाददाता आपके पास हैं, ये आपके साथ बात करते रहेंगे और फिर किरण जी के साथ आपकी मुलाकात करवा देंगे और फिर ये आपकी मदद करेंगे। जी सर। जी सर। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सुनीता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, खास तौर पे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पर आए, सुनीता की बात सुनी, आपने मदद का आश्वासन दिया। धन्यवाद रजत जी। अभी ओलंपिक चलने वाले हैं और अभी मैं भी खेल के लिए बहुत व्यवस्था में बिजी था, फिर भी आपने बुलाया, मैं आपके सामने में आया और सुनीता बहन से बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, अलर्ट करना चाहता हूं उन लोगों से जो वैक्सीन के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अगर आपसे कोई या आपकी सोसाइटी में वैक्सीनेशन कैंप लगाने का कॉन्टैक्ट करता है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग पैसों के लालच में वैक्सीनेशन कैंप लगाने के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुंबई में एक ऐसा ही गिरोह पकड़ा गया है जो लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के नाम पर लूट रहा था, उनके साथ धोखा कर रहा था। मुंबई पुलिस की जांच में पता चला कि 2000 से ज्यादा लोग इस फ्रॉड का शिकार हुए, और फ्रॉड करने वाले ऐसे लोग थे जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज, बड़े बड़े ऑफिसेज और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे। ये लोग कहते थे कि उनके पास वैक्सीन है और वो उनके पूरे स्टाफ को वैक्सीनेट कर देंगे। जांच हुई तो पता चला कि ये लोग न तो बीएमसी की तरफ से आए, न किसी हॉस्पिटल के स्टाफ में थे, और तो और इन लोगों के पास जो वैक्सीन थी उसके जो वायल्स थे वो भी किसी ऑफिशियल सोर्स से प्रोक्योर नहीं किए गए थे, यानी किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से इन्हें वैक्सीन नहीं मिली थी। अब सवाल यह है कि इन लोगों ने वैक्सीन के नाम पर लोगों को क्या लगा दिया? वैक्सीन की बॉटल्स कहां से लाए? उन वैक्सीन के वायल्स में क्या भरा हुआ था? वैक्सीन थी या फिर वैक्सीन के नाम पर ग्लूकोज या पानी या पैरासिटामोल का इंजेक्शन लगा दिया? और दूसरी बड़ी बात है कि लोगों ने वैक्सीन लगाने के बाद अलग अलग डेट्स में वैक्सीन के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए। अब यह कैसे हो सकता है कि जिस दिन वैक्सीन लगी सर्टिफिकेट तो उसी दिन का होना चाहिए? सर्टिफिकेट भी फर्जी थे। आज इन सारी बातों को लेकर हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह, राजीव कुमार सिंह और सचिन चौधरी ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर जांच पड़ताल की। उन्होंने पुलिस के अफसरों से बात की, बीएमसी के लोगों से बात करने की कोशिश की और उन लोगों से भी बात की जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ। मेरे पास उन आरोपियों की भी डिटेल है जो इस गोरख धंधे को ऑपरेट कर रहे थे, तो एक एक करके सारी बातें मैं आपको सुनवाऊंगा। असल में सारा फर्जीवाड़ा, वैक्सीन के नाम पर जो धोखाधड़ी हुई वो किसी चौल, झुग्गी झोपड़ी या स्लम में नहीं थी। ऐसी जगह नहीं थी जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। ये सब कुछ मुंबई की पॉश सोसाइटीज में हुआ।
हमारे संवाददाता ने बताया कि मुंबई के कांदिवली इलाके की हीरा नंदानी हेरिटेज सोसाइटी में एक दो नहीं 390 लोगों के साथ यह फ्रॉड हुआ। इसी तरह टिप्स इंडस्ट्रीज के ओनर और फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के साथ भी धोखा हुआ। उन्होंने अपने 350 से ज्यादा स्टाफ के लिए ऑफिस की बिल्डिंग में वैक्सीनेशन कैंप लगाया। नीयत तो साफ थी, लेकिन जो लोग वैक्सीन लगवाने आए वो कौन आर्टिस्ट थे? सोचिए, मुंबई शहर में इस तरह के कम से कम 9 फ्रॉड हुए। अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगे और हर जगह यह फर्जी काम हुआ। 30 मई को मुंबई के हीरा नंदानी हेरिटेज सोसाइटी में वैक्सीनेशन कैंप लगा, जिसमें 390 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। उनसे कहा गया कि मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल की तरफ से कैंप सेटअप हुआ है, 1260 रुपए पर डोज के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। और इसके बाद यह भी कहा गया कि मास वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इसलिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जनरेट होने में प्रॉब्लम हो रहा है। यह सर्टिफिकेट 1-2 दिन में आ जाएगा। अब लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, घर चले गए, लेकिन जब वैक्सीन में की वजह से पूरी सोसाइटी में किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हालांकि सब जानते हैं कि 48 घंटे तक साइड इफेक्ट होते हैं। किसी को बुखार आता है, किसी को सर्दी लगती है, किसी को बदन में दर्द होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कई दिन हो गए, सर्टिफिकेट्स भी नहीं आए, तो शक हुआ। जब फिर कैंप वालों से बात की, प्रेशराइज किया, तो सर्टिफिकेट आने लगे। लेकिन ये सारे सर्टिफिकेट्स 30 मई की तारीख के नहीं, बल्कि अलग अलग डेट्स के थे और अलग अलग वैक्सीन सेंटर्स के नाम पर जनरेट हुए थे। हमारे ये एमसीए कमेटी ने ये ऑर्गेनाइज किया था कैंप, और हमें बताया गया था कि कोकिलाबेन अंबानी की तरफ से ये कैंप ड्राइव आने वाला है। बट जब 30 तारीख को जब ड्राइव आया तब पता चला कि ये कोकिलाबेन से नहीं है। और उसके बाद हमने ये वैक्सीन ली, हमसे 1260 रुपये लिए गए, जिसमें 1200 रुपये उन्होंने बोला वैक्सीन चार्जेस है और 60 रुपये जीएसटी है, लेकिन हमें कोई रसीद नहीं दी गई। और उसके बाद हमारे कोई सेल्फी पॉइंट नहीं था, हमें फ़ोटो भी लेने नहीं दे रहे थे वहाँ पे। और नेक्स्ट डे हमको ऐसा लगा कि हमें कोई सिम्टम्स नहीं हो रहा था 2-3 दिन तक, तो हमको लगा कि हमको क्या दिया गया, थोड़ा शक होना शुरू हो गया। नेक्स्ट ऐसा शक शुरू हुआ कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल आ रहे थे हमारे, तो हम पीछे पड़े सर्टिफिकेट्स के लिए, तो हमें टाला जा रहा था, आ जाएगा कल आएगा। और जब 10-12 दिन के बाद जब हमारे पास सर्टिफिकेट आना शुरू हुए, तो सबसे बड़ा शक जब पैदा हुआ जब नेस्को का सर्टिफिकेट आया, तो हमें लगा कि हमने नेस्को को तो दिया ही नहीं है। फिर नानावटी का सर्टिफिकेट आना शुरू हुआ, फिर हमें एक लाइफलाइन करके हॉस्पिटल है वहाँ का सर्टिफिकेट आना शुरू हुआ। वैसे हमको सर्टिफिकेट आना शुरू हुआ तो हमें लगा कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हमने नानावटी को कांटेक्ट किया, तो नानावटी ने हमको बताया कि हमने आपके वहाँ बिल्डिंग में कोई भी वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाया है, और ये जो मैनेज हुए हैं हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट्स, सो हम उसके लिए भी पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं। और ये आपके साथ भी चीटिंग हुआ है और हमारे साथ भी चीटिंग हुआ है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मुंबई जैसे शहर में ये हो रहा है। ये कोई कस्बा नहीं है, कोई ग्रामीण गांव खेड़ा नहीं है, यहाँ ऐसी चीटिंग कैसे हो सकती है? ऐसी चीज़ यहाँ पे कैसे हुई वो हमें भी एक बहुत बड़ा शौक लगा। वैक्सीन ली थी जी, आपको बुखार या कोई बदन में दर्द या कुछ? नहीं, मेरे फैमिली में से 4 जन ने हम लोग ने ये वैक्सीन ली थी, मगर कोई भी सिम्टम हम लोग को नहीं आया है। हमको तो वही डाउट है कि वो था क्या, बिकॉज हमको कोई तरह का सिम्टम्स आया नहीं, किसी तरह का बुखार दर्द कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वैक्सीन थी या पानी था या पता नहीं क्या था, और उसका साइड इफेक्ट या उसका जो गलत इफेक्ट होगा वो एक बहुत बड़ा टेंशन है कि वो होगा क्या। एंटीबॉडी चेक कराई? नहीं, अभी तक हमने नहीं कराई। अब हम लोग वही सोच रहे हैं कि हम करें क्या, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न था जो ट्रिगर पॉइंट था ये डाउट आने का, यूजुअली आपको सर्टिफिकेट इंस्टेंटली मिलता है। हम लोगों को 2-3 दिन हो गए नहीं मिला। लोगों ने चेक करना शुरू किया कि भाई कब आ रहा है। हमको ये बताया गया कि सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है, कुछ डिटेल्स आपको एक OTP आएगा, आप उनको OTP दे दो, फिर आपको सर्टिफिकेट आएगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हमको बताया गया। 8-10 दिन के बाद कुछ लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले। सबको अभी भी काफ़ी लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट अभी भी नहीं आया है। अच्छा। कुछ लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले, लेकिन ये सर्टिफिकेट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स से थे। एक लेडी थी और 2 जन थे, और वो 2 जन में से एक पता चला कि एक वो व्हाइट कोट पहन के वहाँ बैठा था, लेकिन अभी पता चला है कि वो तो कोई इवेंट मैनेजर का आदमी था वो। इसी तरह का डर सोसाइटी के और लोगों में भी है। उनका कहना है कि बात पैसों की नहीं है, बस ये पता चल जाए कि शरीर में आखिर लगा क्या, वैक्सीन के नाम पर क्या एडमिनिस्टर किया गया, क्या पैरासीटामोल है, पानी है, ग्लूकोज है, जो भी हो, ये तो पता चलना चाहिए।
1260 रुपये का कोई सवाल नहीं है, लेकिन चीज़ क्या दी है और क्या नहीं दी है, और हमको अगर है तो पहला डोज वापस और दूसरा लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, वो हमको कोई क्लियर नहीं है। कौन बताएगा? वो हमको डोज वापस दूसरा लेना है या नहीं लेना है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका अगर सर्टिफिकेट आ गया है तो आप नहीं ले सकते हैं, और अगर वो वैसा ही दिया, अगर कुछ मिला के दिया है, कुछ भी दिया है, तो हम क्या करेंगे? तो हमको परेशान है घर के लोग कि क्या दिया वैक्सीन के नाम पर, ये शरीर में कौन सा इंजेक्शन दे दिया? हाँ, परेशान पूरे हैं, पूरे मतलब चिंता में हैं कि अभी अपने को क्या करना चाहिए। मेरे को ऑलरेडी सर्टिफिकेट नहीं आया है, ग्रैंड डॉटर का भी नहीं आया और मेरे बच्चे की वाइफ का भी नहीं आया है। कभी कोकिलाबेन बोल रहा था, कभी नानावटी बोल रहा था, कोई श्योर बोल ही नहीं रहा था कि ये हॉस्पिटल से है। हमने पूछा भी कि अभी दूसरी सोसाइटी में भी हमको करना है, तो सेकंड सोसाइटी के लिए हम आपका कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी हॉस्पिटल से बताइए। तो बोलते नहीं, हमको पता नहीं, हम आपको बाद में बताएंगे। ना वो वैक्सीनेशन के लिए फ़ोटो लेने दे रहे थे, ना कुछ भी करने दे रहे थे। अदरवाइज वैक्सीनेशन कर रहा है आप तो पिक तो कहीं पर भी अलाउ है, फ़ोटो ले सकते हैं आप, लेकिन हम लोग बोले नहीं, फ़ोटो यहाँ नहीं लेने का, वैक्सीनेशन होने दो, हमारे यहाँ फ़ोटो अलाउ नहीं है आपको। उनको तो आज तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। सर्टिफिकेट तारीख को लिया था? 30 तारीख को सबके साथ में ही था, एक ही दिन का ये इवेंट था जो भी हो, तो दिया गया है। पहले तो जैसे सबने कहा है कि जैसे जिसने लिया किसी को उसके सिम्टम्स नहीं दिखे, तो भी ये 2 दिन गए, 4 दिन गए, किसी को बुखार, खांसी, कुछ तो हाथ दुखे, कुछ तो होना चाहिए, कुछ हुआ नहीं था। तो डाउट तो ऐसे ही मन में आ गया था, मगर एक भरोसा था कि भाई बिल्डिंग थ्रू है तो फिर क्या सोचना चाहिए। मगर फिर लेने के बाद जब पता चला तो अब ये जो चीज़ें हुई है, पहले तो वही है, अथॉरिटी है कि भाई क्या क्या कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या दी गई है। अभी जैसे हम तो लटकती तलवारें, अभी कहा जाए या तो वैक्सीन ले, जैसे आज ही डोज का ड्राइव था, वैक्सीनेशन डोज का ड्राइव था बिल्डिंग में, क्या हमको लेना चाहिए था, मेरी वाइफ को लेना चाहिए था, और नहीं ले, क्यों नहीं ले? तो फिर अगर दवाई में कुछ फॉल्ट है, या तो जल्दी पता चले तो वैल्यू है, या तो फिर कोई जस्टिस का वैल्यू नहीं है इसमें। क्योंकि आप अगर 3 महीने के बाद बताओगे तो 3 महीने तक मैं क्या वैक्सीन नहीं लूँगा? जिन्होंने वैक्सीन ली वो 3 महीने तक क्या वेट करेंगे? आप सोचिए लोग कितने परेशान हैं, उन्हें पता नहीं उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं ली है, और वैक्सीन के नाम पर उन्हें क्या लगाया गया है। और ये सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, इस तरह मुंबई में कई और जगहों पर इसी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्ट किया गया। न तो इसके बारे में कि इस हॉस्पिटल को पता था, न बीएमसी को पता था। हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर जोयिता मित्रा ने बताया कि मुंबई में टिप्स इंडस्ट्रीज के ओनर रमेश तोरानी के साथ साथ श्रीराम राघवन के प्रोडक्शन हाउस ने भी अपने लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए इस ग्रुप से वैक्सीनेशन का कैंप लगवाया। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए किसी एक इवेंट नाम के संजय गुप्ता नाम के शख्स ने उन्हें अप्रोच किया था। एसपी इवेंट्स इस कंपनी का नाम बताया, और उन्होंने कहा कि आपके सब एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट करवा देंगे। और इसी के बाद टिप्स में 350 से ज़्यादा, मैचबॉक्स प्रोडक्शन में 150 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। किसी को 29 मई को, किसी को 30 को, तो किसी को 3 जून को ये वैक्सीनेशन का पूरा अभियान चला। सब लोग बड़े खुश थे कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेशन करवा दिया, सब सेफ रहेंगे, सबकी ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन उसके नाम पर कैसे फर्जी काम हुआ और किसी को भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किए गए। टिप्स कंपनी की इसी बिल्डिंग में 3 जून को वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया था। रमेश तौरानी जो टिप्स के मालिक हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, करीब 356 लोगों के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट किया गया था, और जो एसपी इवेंट्स कंपनी है वो बाकायदा आए और इनका वैक्सीनेशन किया। आज जब ये पता चल रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन है वो गलत है, क्योंकि अभी तक ये अपने सर्टिफिकेट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकायदा 1200 रुपये प्लस जीएसटी जो है पर पर्सन उन्होंने भरा था। तो उनका कहना है कि पैसों की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा जो चिंता जो उन्होंने जताया है वो ये है कि आखिर वैक्सीनेशन की जगह पर उन्हें सही मिला या गलत। हाँ जी, लिया था। क्या हुआ था उस दिन, मुझे ये प्रक्रिया ज़रा बताएं। सबको जो इंजेक्शन है सबको लगा था, पर अभी किसी को मतलब उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और कुछ मतलब ये फेक सब लोग यही चिल्ला रहे कि वो इंजेक्शन ही गलत था। हाँ जी, तो जब ये पता चल रहा है कि इंजेक्शन गलत था, क्योंकि वो जो वॉयल था वो उसकी सील जो है वो नहीं थी,
जाहिर है वो ज़्यादा वो हो तो जाता है। चिंता बढ़ ही जाएगी फिर। तो फिर आपने क्या किया ये जानने के बाद? अभी कुछ हम लोगों ने किया नहीं है, वही वेट ही कर रहे हैं कि इसका क्या है, रिएक्शन है या सही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और तो कोई वैसी बात है या क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि वैक्सीन के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड करने वाले कौन थे? तो मुंबई पुलिस ने बताया कि अभी तक 7 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। इनमें से 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इस पूरे रैकेट के मेन एक्यूज का नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र 10वीं फेल है, लेकिन वो एक हॉस्पिटल में मेडिकल एसोसिएट के तौर पर, हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करता था। महेंद्र का दूसरा साथी एसपी इवेंट्स का संजय गुप्ता है। क्योंकि वो हिंदी, इंग्लिश और मराठी में फ्लुएंट है, इसलिए इसका काम हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को वैक्सीनेशन कैंप के लिए अप्रोच करना था। मतलब कि संजय गुप्ता ही सारे क्लाइंट से डील करता था, लोगों को परसुएट करता था, और इस तरह से इन लोगों ने मुंबई में 2000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया। अब वैक्सीनेशन कैंप के लिए नर्स और हेल्थ स्टाफ की जरूरत होती है, तो इसके लिए महेंद्र ने हॉस्पिटल की एक नर्स और वार्ड बॉय को अरेंज किया। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता था कि जो इंजेक्शन वो लगा रहे हैं उसमें वैक्सीन है या कुछ और है। पुलिस का कहना है कि इस ग्रुप में नितिन और चंदन नाम के 2 और शख्स थे। ये दोनों डेटा फीडिंग और डेटा को मैनेज करने का काम करते थे। इनके पास अलग अलग हॉस्पिटल्स की आईडी और पासवर्ड थे, और उसी के जरिए अलग अलग वैक्सीन सेंटर्स के नाम पर सर्टिफिकेट जनरेट करते थे। 4 लोग जिस आदमी ने ये एक्चुअली वैक्सीनेशन कैंप लिया और कैंप लेने के लिए जिसने मदद किया, और जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, वो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए कई हॉस्पिटल की आईडी भी चुराई गई। वो आईडी चुरा के ये सोसाइटी के लोगों के नाम वहाँ फीड करके फोर्ज सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ वो फीड करने वाले 2 लोग, ऐसे 4 लोगों को अभी तक हमने हिरासत में लिया, उनको अरेस्ट किया गया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसमें जो वैक्सीन दिया गया है वो वैक्सीन किसी भी ऑथोराइज्ड सोर्स से आया है, ऐसी अभी तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एंड वी आर इंक्वायरिंग इनटू इट। महानगर पालिका या बीएमसी ने भी इसी सिलसिले में इंक्वायरी ऑर्डर किया है। दे आर ऑल्सो इंक्वायरिंग इनटू इट, सो विल कम टू नो एग्जैक्टली वैक्सीन कहाँ से आया है, कैसे आया है। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये आरोपी के पास से की गई है, उसमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने ऐसी ही 9 जगह पे ऐसी कैंप आयोजित की थी। अभी ये जो कैंप आयोजित किया था उसी लोगों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, इसकी भी जांच पुलिस ज़रूर करेंगी। उसमें जो वैक्सीन दिया गया वो वैक्सीन वहाँ कहाँ से लाया। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट ये जो 8-9 जगह पे उन्होंने कैंप किया है वो सेम टीम है। वी कैन से ये रैकेट है। ये जो ऑर्गेनाइज करने वाले वो PRO, उसका वो दूसरा एक आदमी वो एक्चुअली अनक्वालिफाइड आदमी है, एक मेडिकल एसोसिएशन में क्लर्क की नौकरी करता है, 10th फेल है। और जो 2-4 लोग उन्होंने अपने हाथ में लेके जो वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया है 9 जगह पे, तो वी विल इंक्वायर विद देम आल्सो एंड टेक द फर्दर एक्शन। पुलिस ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया, कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया, एक PRO बनाया, एक हेल्थ वर्कर था। ये सब लोगों ने मिलकर के लोगों के साथ फ्रॉड किया। और किस बात का फ्रॉड? उन लोगों के साथ जो अपने एम्प्लॉयज को, अपने साथ काम करने वालों को वैक्सीनेशन करवाना चाहते थे, वैक्सीन दिलवाना चाहते थे। उनके दिल में संतोष था, या उन सोसाइटीज के लोग जिन्हें लगता था कि अगर बाहर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो किसी तरह से अपनी सोसाइटी के लोगों को वैक्सीनेशन करवा दें, उन्हें खतरे से बचाएं, उन्हें बीमारी से बचाएं। लेकिन किस तरह से उन लोगों के साथ फ्रॉड किया, फर्जी काम किया, ये चिंता की बात है। तो सबसे पहली जरूरत तो पुलिस को यह पता लगाना चाहिए कि इन लोगों ने जो इंजेक्ट किया वो वाकई में वैक्सीन थी, पानी था, ग्लूकोज था, या कुछ और चीज थी, और उसका कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और जैसा सोसाइटी के लोग कह रहे थे, ये बात बड़ी नहीं है कि पैसे लग गए, 1160 रुपए लग गए या 2000 रुपए लग गए। सवाल यह है कि उनको किसी ऐसी चीज का इंजेक्शन तो नहीं दे दिया जिसका बाद में कोई रिएक्शन हो जाए। असल में हमने देखा, जब भी किसी चीज की कमी होती है, जब भी लोग किसी चीज के लिए अब सप्लाई और डिमांड में कमी पाते हैं, चाहे दवाई हो, ऑक्सीजन हो, वैक्सीन हो, जब भी लोग मजबूर होते हैं तो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं और फ्रॉड करते हैं। कोरोना के सेकंड वेव के दौरान आपको याद होगा, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन
और लाइफ सेविंग ड्रग्स की कालाबाजारी हुई, वो रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई थी। जब कोरोना के वैक्सीन को लेकर भीड़ बढ़ी तो चंद पैसों के लिए उनकी जान से भी खिलवाड़ हुआ। तो मैं कहूंगा ये महापाप है। ऐसे करने वालों को सख्त सजा देनी चाहिए और हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा और दूसरों को भी सावधान करना होगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि अनाथ बच्चों के नाम पर, उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं के नाम पर किस तरह से सियासत हो रही है। कोरोना की महामारी से जो बच्चे बेसहारा हुए, उनको मदद मिलने में किस तरह से देर हो रही है। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने एक प्लान का ऐलान किया था। इस योजना के तहत जिन बच्चों ने माता पिता खो दिए, उनकी पढ़ाई का पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी और जब बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की योजना को डिफेक्टिव बता दिया। गहलोत ने पीएम केयर्स योजना पर सवाल खड़े किए। भारत सरकार का जो पैकेज है स्ट्रिक्ट पैकेज है, जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसका भी वो 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे, खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे। 23 साल होने पर 10 लाख रुपए देंगे। वो कन्फ्यूजन है, ये मैं अलग से डील करूंगा प्रधानमंत्री जी के साथ में कि ये आपका पैकेज डिफेक्ट जो है, जिसे विधवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है, 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा। आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या सहायता पहुंचाई है। जैसे हमने आप सबके आशीर्वाद से दिया पैकेज, इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गई, 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग। 2,500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रति माह। विधवा को दे रहे हैं 1,500 रुपये पेंशन के रूप में, और 18 साल के होने पे उसको 5 लाख रुपए देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीयत सही हो सकती है, उनकी योजना भी अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या वाकई में उनकी योजना का लाभ राजस्थान के अनाथ बच्चों तक पहुंच रहा है? मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना कैसे चल रही है, यह जानने के लिए मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य को इसकी पड़ताल करने को कहा। मनीष भट्टाचार्य दौसा डिस्ट्रिक्ट गए। उन्हें दौसा में कई ऐसे परिवार मिले जिन पर कोरोना काल के दौरान दुख का पहाड़ टूटा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दौसा जिले में सिर्फ 2 ऐसे परिवार हैं जिसमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान माता पिता दोनों की मौत हो गई। मनीष ने इन 2 में से एक परिवार से बात की। दौसा शहर में रहने वाले मोहम्मद वसीम और उनकी पत्नी शमशाद बेगम की अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोरोना से मौत हो गई थी। मोहम्मद वसीम और शमशाद बेगम की मौत के बाद उनकी 3 बेटियां अनाथ हैं, कोई सहारा नहीं है। इन बच्चों के मम्मी पापा को गुजरे 50 दिन हो गए हैं, लेकिन इन तक राज्य सरकार की मदद नहीं पहुंची है। पहले पापा की खांसी हुई थी, पहले पापा की हुई थी तबीयत खराब, फिर मम्मी की हुई थी। हाँ, पापा का 27 अप्रैल को हुआ था, मम्मी का 28 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो घर में आप 3 बहनें और मम्मी पापा, और हाँ, कोई है? नहीं, कोई नहीं है। नहीं। कोई नहीं रहता है। क्या कोई आया था सरकार की तरफ से कि आपको महीने के 2500 रुपये मिल रहे हैं, या ऐसा कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कोई बात करने के लिए आया है यहाँ पे? नहीं। न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स पे हम भी ये लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी घोषणाएं की जा रही हैं ऐसे बच्चों के लिए जो अभी कोरोना के इस महामारी में जिनके माता पिता गुजर चुके हैं उनके लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी तक, जैसा कि मेरे घर में ये केस है, इन तीनों बच्चियों के माता पिता नहीं हैं। अभी तक इनको कोई भी किसी भी तरीके की आर्थिक सहायता अभी तक नहीं मिली है। खबरें सुनी हैं, टीवी पर देखा है, ऐलान हुआ है, लेकिन मदद नहीं मिली। इससे ज्यादा दुख की और क्या बात हो सकती है। मनीष भट्टाचार्य ने दौसा के डीएम से पूछा, क्या वजह है, अनाथ बच्चों को मदद मिलने में देर क्यों हो रही है। डीएम ने बताया कि दौसा में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को वेरीफाई किया गया है। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होते ही बच्चों को मदद मुहैया कराई जाएगी। आप बता रहे जो पर्टिकुलर फैमिली 3 बच्चे, उनमें मैं खुद गया हूँ, मैं पर्सनली गया हूँ टीम के साथ, एंड इट हैज़ बीन कवर्ड एंड आई हैव स्पोकन टू द फैमिली। एक वेरिफिकेशन हम करवा लिया है, और इसमें जो नेक्स्ट लेवल का इसमें है, जैसे ही हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा पैकेज, हम उनको अवेलेबल करा देंगे।
नहीं, जितना जल्द से जल्द। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देयर इज़ नो वे ऑफ एप्लीकेशन फॉर दैट मैटर। तो डायरेक्टली इनको आइडेंटिफाई करके जो भी पॉसिबल बेनिफिट्स हैं वो हम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सरकार की योजना है, जैसे पालनहार योजना है और विधवा पेंशन है, ऐसे उनके बेनिफिट्स के लिए भी नहीं, वेरिफिकेशन हो गया है। इसमें उसको एक बार पुष्टि करके एक बार उसमें जो भी अप्रूवल हो सकता है पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल उनको देने अवेलेबल। मुझे लगता है ऐसे मामलों में मदद तुरंत होनी चाहिए। 50 दिन हो चुके हैं और दौसा के डीएम कह रहे हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होना है, प्रोसेस पूरा होते ही मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एटीट्यूड कब तक चलेगा? मुझे लगता है अनाथ बच्चों को मदद पहुंचाने की योजना में देर नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों के माता पिता की मौत अप्रैल में हो गई हो, उन तक मदद इसलिए ना पहुंच पाए क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखदाई है। मेरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन है कि बच्चे सरकार के पास मदद मांगने नहीं आ सकते। बच्चे 50 दिन से इंतजार कर रहे हैं और राजस्थान में ऐसे और भी केसेस होंगे। इसलिए अपने अफसरों से कहें कि वो बच्चों तक पहुंचे। वेरिफिकेशन, पेपर वर्क, इसको एक्सपेडाइट करें, जल्दी करें। अनाथ बच्चों की मदद में कोई देरी ना हो, ये सरकार सुनिश्चित करे। क्योंकि अगर मदद समय पर नहीं पहुंची तो कितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं बना लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, ये किसी काम का नहीं है। पंजाब में आज फिर कांग्रेस में तकरार की खबरें आई। पंजाब में आज फिर कांग्रेस में जबरदस्त तनाव दिखाई दिया। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में सब फेल हो गए तो सोनिया गांधी ने इंटरवीन करने का फैसला किया है। सोनिया गांधी ने कैप्टन और सिद्धू को 20 जून को दिल्ली बुलाया है। हाईकमान के फरमान के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज विधायकों से बात करनी शुरू की है। कल कैप्टन ने 12 विधायकों से मुलाकात की थी। इससे पहले वो 16 और एमएलए से मिल चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोशिश है कि सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले वो नाराज विधायकों को मना लें। इस दौरान कैप्टन के लिए अच्छी बात यह हुई कि पार्टी में उनके घोर विरोधी माने जाने वाले प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू को थोड़ी तसल्ली रखने की सलाह दी। बाजवा ने कहा कि सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का वक्त अभी नहीं आया है। असल में पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, अमरिंदर सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा जाना है, जिनके साथ कांग्रेस के ज्यादातर नेता हैं। दूसरी तरफ नवजोत सिद्धू हैं, जो एक अच्छे कैंपेनर हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अगर सिद्धू खिलाफ हो गए तो बहुत जहर उगलेंगे। कांग्रेस को डर है कि सिद्धू आम आदमी पार्टी के साथ चले गए तो काफी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए कई महीने से कैप्टन और सिद्धू के बीच समझौता कराने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन क्या करें, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त।